चलिए आप सभी लोगों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस क्लास में हम लोग वर्णमाला में अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, स्वर पढ़ चुके हैं। आज व्यंजन की बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिकैप और रिवीजन आप सभी लोगों के लिए जरूरी है ना। जैसे एक मुलाकात जरूरी है वैसे ही रिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। देखिएगा, वर्ण का अर्थ क्या होता है, ध्वनि को लिखित रूप देना वर्ण कहलाता है। और वर्णमाला मतलब क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं ना। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या अब 53 हो चुकी है। कल कोई एक बच्चा हमें बता रहा था कि नहीं सर 53 नहीं हुई है, अभी उसको मान्यता नहीं मिली, फलान ढिकान ये वो। बेटा आप जाकर चेक कर लेना, अब 53 हो चुकी है, ठीक है। वो 53 कैसे है, स्वरों की संख्या 11 प्लस 2 अयोगवाह होते थे 13, 33 होते हैं व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन 2 और विशिष्ट व्यंजन 1, टोटल मिलाकर हो जाता है 15। संख्या कम हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें लगता है संख्या की आगे बढ़ जाएगी। स्वरों के बारे में हम लोग आपको पढ़ाया था, 4 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया था। चूंकि पिछले क्लास को मैं सदैव रिवीजन करता हूं ताकि जो बच्चे बाद में देख रहे हो वो भी रिलेट कर पाए। स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मुख के किसी भी अंग का हम लोगों को सहायता नहीं लेना पड़ता, उसको स्वर कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले मात्रा के आधार पर 3 प्रकार का, एक कहलाता है रहस्व स्वर, जिसको हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं, जिसको हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और जिसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। इसमें 4 आते हैं, अ, इ, उ और री से ऋषि, सब छोटा वाला। दूसरा आता है दीर्घ स्वर, जिसको हम लोग संधि स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, या फिर द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसमें 7 आते हैं, जितने बड़े बड़े हैं सब। और फिर आता है आपका एक प्लूत स्वर, जिसमें ये वाली मात्रा जो ओम, जिसमें दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, उसको हम लोग प्लूत स्वर कहते हैं। कुछ यही सब बातें कल आप लोगों के लिए की गई थी। दूसरा होता है जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें होता है अग्रजीव, मध्यजीव और पश्चजीव। अग्रजीव की बात अगर छोड़ दें, पहले मध्यजीव पर आते हैं, क्योंकि मध्यजीव में केवल एक है और वो है अ। अगर अग्रजीव की बात करें तो इसमें 4 लोग होते हैं, ई और बड़ा ई, ए और ए, ये 4 होते हैं जो कि एक जैसे हैं। बाकी जो बचेगा वो पश्च स्वर में आ जाते हैं। कल इसकी ट्रिक बताए थे, जो लोग ने कल का वीडियो नहीं देखा जरूर जाकर देख लेंगे। उसके बाद तीसरा आता मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें पहला विवृत है, दूसरा अर्ध विवृत, फिर संवृत और अर्ध संवृत। इसको भी कल आप लोगों को बताया गया था अच्छे से। जातीयता का अर्थ होता है एक जाति वाले, जैसे अ और अ मिलकर आ बनाते, ई और ई बड़ी, उ और उ बड़ा, ये सब सजातीय स्वर है। और जहां पर अलग अलग स्वर मिलकर अलग अलग स्वर बनाते हैं उसको हम लोग विजातीय स्वर कहते हैं। तो जातीयता के आधार पर 4। उसके पश्चात हम लोग अब पढ़ेंगे किसको, व्यंजन को। आज जैसे हम लोग कहां पर चलेंगे, व्यंजन पर चलेंगे। चलिए आइए सब लोग फटाफट यहां पर रेडी हो जाइए। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के कमेंट में हम लोग का एप्लीकेशन लगा हुआ है, इसका भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लिंक लगा हुआ है, ठीक है। व्यंजन का अर्थ होता है स्वरों की सहायता से जिन ध्वनि या वर्ण का निर्माण किया जाता है। स्वरों की सहायता से जिन ध्वनि या वर्ण का निर्माण किया जाता है उसको व्यंजन कहते हैं। मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था व्यंजन जो होते हैं वो टोटल 33 होते हैं। फिर आता है संयुक्त, फिर आता है उत्क्षिप्त और फिर आता है विशिष्ट व्यंजन। ऐसे करके अलग अलग आते हैं। लेकिन क से लेकर म तक को हम लोग बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। क से लेकर म तक को हम लोग क्या बोलते हैं, क से लेकर म तक को हम लोग वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, वर्गीय व्यंजन। सब लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा जल्दी जल्दी। क से लेकर म तक को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। सब लोग इसका इतना क्लियर है सबको, सब लोग जल्दी जल्दी बताइए पहले तो। मेरा बच्चा देखो, अभी इसका जो पीडीएफ है, जब ये पूरा आज व्यंजन खत्म कर लेंगे आप लोग को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ, आप लोग लिंक चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर, और आज के आज खत्म कर देंगे व्यंजन, आपको भेज देंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराइए नहीं। चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, क से लेकर म तक को हम लोग वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। लेकिन वर्गीय व्यंजन के भी अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। वो क्या है, जैसे वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत एक आता है सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जो 16 होते हैं। फिर आता है स्पर्श का संघर्षी व्यंजन, जिसको बोलने में संघर्ष लगता है, तो वो 4 होते हैं। और फिर आता है नासिक के व्यंजन, जो 5 होते हैं। अब आप कहोगे सर कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया। बिल्कुल हार्ड नहीं मेरे बच्चा, पहले ध्यान रखो, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न और प फ ब भ म, ये 5 का सेट बन गया। 5 पंजे 25 हो गए। इन 25 को पेपर में कहीं कहीं देखो ज्यादातर लोग तुमको बताएंगे कि इन 25 को हम लोग स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, लेकिन नहीं, इनको स्पर्श नहीं बोलते हैं, इनको बोलते हैं वर्गीय। इनमें 16 केवल स्पर्श होते हैं। सर कैसे याद रखेंगे 16, तो कोई बात नहीं, आप इसको ना याद रखो, आप याद रखो स्पर्श का संघर्षी वाला और नासिक्य वाला। नासिक्य का मतलब जो नाक से बोला जाए,
क से लेकर म तक में हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, चाहे वो अंग हुआ, इय हुआ, अड़, न और म, ये सब क्या कहलाता है? देखो क्या लिखा हुआ है, नासिक के व्यंजन। ये सब क्या कहलाता है? नाक से बोले जाने वाले व्यंजन है। 5 हो गए। 4 होते हैं दूसरे वाले लाइन में, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ। ये चारों क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये स्पर्श तो है लेकिन बोलने में संघर्ष होता है, इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। सब लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बचा आपका 16 तो बाकी ये 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। याद रखने की जरूरत केवल 2 को है। एक, अच्छा मैंने वर्गीय व्यंजन लगाकर इधर इसलिए कर दिया कि ये पूरा वर्गीय व्यंजन है, और मैंने यहां लगाकर ऐसे कर दिया कि नासिक के व्यंजन ये 5 होते हैं, अंग, इय, अड़, न और म। क्या इतना बात आप लोगों को क्लियर है? क्या इतना बात आपको क्लियर है? वर्गीय व्यंजन टोटल 25 होते हैं। अच्छा, वर्गीय में स्पर्श होता है, स्पर्श का संघर्ष होता है और नासिक के होता है। सबसे पहले नासिक के 5 अलग कर दो, एकदम आखिरी वाला। फिर उसके बाद स्पर्श संघर्ष दूसरे लाइन में, जिसको बोलने में थोड़ा संघर्ष हो, च, छ, ज, झ, इया, ऐसे करके। सब लोग ध्यान रखिएगा। क्या सबको वर्गीय व्यंजन समझ में आ गया? आई होप सब लोग कहेगा यस सर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो बताओ। चलिए सब लोग ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम पर, सबको टेलीग्राम पर जुड़ना है, ठीक है, व्हाट्सएप पर नहीं, टेलीग्राम पर। अगला आता है मेरा बच्चा अंतःस्थ व्यंजन। सबसे पहले मैंने आपको कौन सा व्यंजन बताया था? बताइए सब लोग, बताइए जल्दी से। सबसे पहले मैंने आपको बताया वर्गीय व्यंजन, और वर्गीय के बाद आता है 4 ठो अंतःस्थ व्यंजन। कौन से अंतःस्थ व्यंजन? य, र, ल और व। इन चारों को एक साथ क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। इन चारों को एक साथ क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। अब इनका भी नाम है, जैसे य और व, य को और व को देखो ऐसे लिखा है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। किसको इसको कहा जाता है? यहां किनारे लिख भी देते हैं, य को और व को, इन दोनों को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। सब लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुरंत तुरंत बोल लिए जाते हैं ना, ये व्यंजन जैसे नहीं लगते, इसीलिए बोला जाता है इसको अर्ध स्वर बोला जाता है। तो य, व। फिर उसके बाद र को और ल को बोला जाता है। र, जब आप र बोलते हो तो कंपन उत्पन्न होता है। कंपन, कंपन मतलब शिवरिंग। बोलिए राहुल, रोहित, रेशमा, रश्मि, र, ये एक कंपन है, इसीलिए बच्चा इसको प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। और जो ल लिखा है, ल को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या? ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक मतलब क्या होता है? जब आप ल बोलोगे तो जिब्वा जो है दांत से या मसूड़ा से सटकर पीछे की ओर आएगा। बोलिए ल। लालटेन, लाल, लाल, जब आप लाल बोलोगे तो आपका जीभ जो है वह दांत से सटकर पीछे नहीं आ रहा है। सब लोग मेरे को बताओ, सब लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट सब लोग बताओ। लाल, लाल, सट रहा है पीछे आ रहा है, सट रहा है पीछे आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? पार्श्विक, मतलब पीछे की ओर। अब आप कहोगे सर बहुत कंफ्यूजन हो गया, फिर से एक बार बता दीजिए। भैया मैं फिर से बताता हूं। व्यंजन की शुरुआत होती है वर्गीय व्यंजनों से। वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं सर मेरा बच्चा? वर्गीय व्यंजन में 25 टोटल होते हैं, क से लेकर म तक। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ठीक है सर, क्लियर है। लेकिन वर्गीय व्यंजन होते कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है स्पर्श, एक होता है स्पर्श का संघर्ष, और एक होता है नासिक्य। हम लोग तीसरा से पढ़ते हैं। नासिक्य का मतलब आखिरी के 5, ये आखिरी के 5, अंग, इय, अड़, न और म। स्पर्श संघर्षी का अर्थ होता है जहां बोलने में थोड़ा संघर्ष आ रहा है। दूसरा वाले लाइन में च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्ष। बाकी सब बचा वो क्या? स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद हमने बताया अंतःस्थ व्यंजन, जिसको जो जल्दी बोल दिया जाता है। तो अंतःस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व। अगर आपसे कभी पेपर में आए अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? आप कहोगे 4 होते हैं, य, र, ल, व। लेकिन अब य, र, ल, व भी अलग अलग हैं। जैसे य और व को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। य और व को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। और र को बोलते हैं प्रकंपित स्वर, प्रकंपित व्यंजन, माफ कीजिएगा। हालांकि ये स्वर कहलाता है, ये भी एक छोटा सा दिक्कत है बेटा। य और व को स्वर बोलते हैं, अर्ध स्वर। अब आप कहोगे सर क्यों, ये तो व्यंजन है। बात बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन अलग से इसको पता है अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। हिंदी के निर्माता जो भी हिंदी के लोग होंगे उन्होंने इसको अर्ध स्वर की संज्ञा दी है। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जल्दी बोल दिए जाते हैं ना, यहाँ पर व्यंजन का कोई आवृत्ति लग ही नहीं रहा। जैसे बोलिए य, र, ल, व, तो इसलिए व ऐसे पूरा नहीं, य। याद है तुम, याद है, याद, य खत्म हो जा रहा है, आज आ जा रहा है उसमें, याद है तुमको।
गाना ना, मैंने कहा था, ऐसे करके। तो मेरे बच्चा ध्यान रखिएगा, य और व को अर्धस्वर बोलते हैं। दो और बच गए, र और ल। र कहलाता प्रकंपित व्यंजन और ये देखिए ल कहलाता है पार्श्विक व्यंजन। इतना हो गया होगा। अब य र ल व के बाद क्या आता है, श श स ह, श श स ह। याद करिए, क से लेकर म तक आपको पढ़ा दिए वर्गीय व्यंजन। फिर म के बाद य र ल व, चारों अंतःस्थ व्यंजन। फिर श श स ह, चार ठो इसमें भी, श श स और ह। इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, सब लोग बताइएगा। ऊष्मीय, जिसको बोलने से मुंह से गर्म वायु निकले, जिसको बोलने से हमारे मुख से गर्म वायु निकले, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ऊष्मीय व्यंजन श श स ह। अब देखिए, अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है जहां दो व्यंजन मिलकर एक व्यंजन का निर्माण करें। जैसे जैसे क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्य ज्ञानी और श्र श्रमिक। अब आप कहोगे सर ये तो ज्ञानी पढ़ा जाता, बिल्कुल नहीं। मैंने बार बार बताया, जब भी मैं वर्णमाला पढ़ाया हूं हमने हमेशा बताया ये जो ज्ञ है ना मेरे बच्चा, ये ज्ञानी नहीं है। हम लोग गलत पढ़ते हैं। हमारा हिंदी कहता है इसका सही उच्चारण होगा ज्ञानी, जानी नहीं, ज नहीं, ज्ञानी, ज्या ज्या ज और इया से मिलकर बनता है ज्ञानी। ये ज्ञानी जी होना चाहिए, ज्ञानी जी नहीं। ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता। आपको नया चीज अगर पता चला होगा ना, ठीक है बच्चा, आपको नया चीजें पता चला होगा। सब लोग बताइएगा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। श से क्षत्रिय, क्षत्रिय जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें दो स्वर आते हैं, अरे दो व्यंजन आते हैं, आधा क प्लस षटकोण वाला श। अब कुछ लोग सोच में पड़ जाएंगे, सर ज्ञानी क्यों बता रहे हैं। दूसरा त्रिशूल, आधा त और र। तीसरा है ज्यो ज्ञानी। अब बच्चा हम लोग ज्ञानी, मैं भी बोलता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर मैं रीडिंग कर रहा हूं अगर ज्ञ से कोई शब्द आया तो हम ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन हम लोग गलत बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये ज्ञ जो है ये गलत हम लोग का उच्चारण, इसको ज्या बोलेंगे, क्योंकि ये आधा ज प्लस इया से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, आधा ज प्लस इया से मिलकर बनता है, इसीलिए उसको ज्ञानी ही बोलेंगे। बात समझे आप लोग। श्र, श्र का मतलब होता है श्रमिक, आधा श्र आधा श शल्यम वाला और फिर र। इनको मिला दोगे तो 4 ठो आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। आइए फिर से आपको जोड़ के बताते हैं। वर्गीय व्यंजन 25 ठो, वर्गीय व्यंजन 25 ठो म तक। म के बाद य र ल व, अंतःस्थ व्यंजन 25 और 4 29। ठीक है, उसके बाद य र ल व के बाद ऊष्मीय व्यंजन श श स ह 29 और 4 33। कहा जाता है इतने ही व्यंजन गिने जाते हैं। उसके बाद के जो व्यंजन होते हैं उनको संयुक्त या द्विगुण कहते हैं। तो संयुक्त में क्या आता है, क्ष त्र ज्ञ और, अब इसको हम दो जल्दी से बोले तो ज्ञ निकला ना मेरे मन से, लेकिन ये बच्चा हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं इसलिए गलती करते हैं, ज्ञ है ये। 4 ठो ये हो गया। फिर आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण का ही नाम, द्विगुण व्यंजन का ही नाम उत्क्षिप्त व्यंजन है। ड से डमरू हम लोग लिखते हैं, ढ से ढकना लिखते हैं, इसमें नीचे बिंदु लगा देंगे तो ये हो जाएगा ड़ ड़ ड़, और ये हो जाएगा ढ़, एच वाला साउंड आएगा ढ़। तो बच्चा ये 2 ठो क्या कहलाते हैं, ये 2 ठो कहलाते हैं द्विगुण व्यंजन। और आखिरी जो बचा 2024 में जो सम्मिलित हुआ उसका नाम है विशिष्ट व्यंजन, जो एक है केवल और ऐसे बनता है। कुछ इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग। हालांकि मेरा तो ड्राइंग ही इतना खराब है कि मैं इसको बना ना पाऊं, धीरे धीरे बनाएंगे, है ना। ऐसे ही करके ये बनता है। तो सब लोग ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, सब लोग मेरी बातों को ध्यान अवश्य रखिएगा। चलिए, सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। क्या आप सभी लोगों को यहां तक व्यंजन क्लियर हुआ? तो इसके आगे का आज शुरू करें। क्या आप लोगों को यहां तक व्यंजन क्लियर हुआ? सब लोग जल्दी बताइए, फटाफट सब लोग बताइए भाई। क्या आप सभी लोग को यहां तक बातें क्लियर हो गई? हो गई तो बहुत अच्छी बात है। एक बार कमेंट कर दीजिए सब लोग। सब लोग जल्दी बताइए, क्या सबको ये बात क्लियर हुआ? क्या सबको ये बात क्लियर हुआ? चलिए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आगे आ जाइए बनाने, क्या दिक्कत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर आपको एमसीक्यू दिख रहा है, लेकिन एमसीक्यू अभी नहीं, अभी बहुत सारी बातें हम लोगों की बची हुई हैं, अभी बहुत सारी बातें हम लोगों की बची हुई हैं।
चलिए, तो व्यंजन यहां पर हम लोगों का, अब हम लोग वर्गीकरण करेंगे उच्चारण के आधार पर। सब लोग लिखिए, हेडिंग डालिए, उच्चारण के आधार पर, है ना। सब लोग हेडिंग डालिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। सब लोग हेडिंग डालिए। चलिए, सब लोग हेडिंग डालिए बच्चा, हेडिंग डालिए सभी लोग, उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। उच्चारण के हम कोशिश कर रहे हैं इसको सुधारने का, ऐसा नहीं है। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सब लोग हेडिंग डालिएगा। चलिए, अब देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वरों को क्या कर दिया गया है, बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया, ये इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कहलाता है क वर्ग। पहला क्या कहलाता है मेरा बच्चा, क वर्ग। ठीक उसी प्रकार से दूसरा कहलाता है च वर्ग। क ख ग घ, मतलब हर वर्ग का जो पहला लेटर है वो वर्ग कहलाता है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया। फिर आता है ट ठ ड ढ अड़, फिर त थ द ध न, त वर्ग, और फिर प फ ब भ म। आपको बताए थे वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जो वर्ग है वो क से लेकर प तक होता है। इसको अगर एक साथ याद करना तो कह दो क च ट त प, क च ट त प, क च ट त और प, ऐसे याद कर लो। नहीं तो सीधा सीधा याद करो, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ट ड ढ अ त त द न, प फ ब भ म, ऐसे करके याद कर लो। जैसा आपका मन करे वैसे याद कर लो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम कुछ वर्ण लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, कुछ वर्ण। आप लोग साथ दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं। क ख ग घ अंग। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सा बहुत बड़ा बात लिख दिए, और बात भी आपकी सही होगी, लेकिन देखिए आज कितनी बड़ी बात हम लोग सीखने वाले हैं। शायद YouTube पर फ्री कंटेंट में इतना ना पढ़ा है कोई, शायद कोई, हो सकता है पढ़ा भी सकता है, ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल है हम, ठीक है। लेकिन आप हो सकता है कि शायद ही पढ़ा है। च छ ज झ च छ ज झ इया, फिर ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़, फिर उसके बाद त थ द ध न, त थ द ध न, फिर उसके बाद लास्ट में प फ ब भ और म। अब आप कहोगे सर इसमें अब कौन सा बहुत बड़ी बात बता दी है। अब बड़ी बात अभी होगी, क्योंकि उच्चारण के आधार पर है ना बच्चा। तो जो क ख ग घ अंग होता है इसको बोलते हैं कंठ, क्योंकि हमारा कंठ से उच्चारित होता है। तो सब लोग लिखेंगे यहां पर, ऐसे डैश कर देंगे पहले, और यहां डैश कर करके सब लोग लिखेंगे कि पहला वाला कहलाता है कंठ। जो क वर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। कंठ, कंठ मतलब हमारे कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है। फिर आता है च छ ज झ इया। च छ ज झ इयों को हम लोग क्या बोलते हैं, तालव्य। तालव्य का अर्थ मेरा बच्चा होता है कि जब आप च छ ज झ इया बोलेंगे तो आपका जो जीभ है ये जाके ऊपर तालू पर लगेगा। तालू समझते हैं ना, मुंह पे हम लोग को ऊपर वाला जो भाग होता है तालू, इसको बोला जाता है ना। आप लोग बोलिए, चलिए मेरे साथ बोलिए, च छ ज झ इया। देखो जिभवा जाकर तालू पर लग रहा है, क, जबकि क ख बोलने पे नहीं लग रहा है। क ख ग घ, जीभ नीचे, क ख ग घ अंग, च छ, देखे जाकर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दैट इज द ट्रिक, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए बच्चा, ट वर्ग। ट वर्ग को क्या बोलते हैं, के टी एम, यानी कि मूर्धन्य। इसको मूर्धन्य बोलते हैं। मूर्धन्य का अर्थ होता है मुड़ा हुआ। जब आप ट ठ ड ढ बोलोगे तो आपका जीभ हल्का सा मुड़ेगा, साइंटिफिक चीजें। ट ठ ड ढ अड़ अड़, जीभ हल्का सा क्या होगा, सर मुड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। तो ये मूर्धन्य कहलाया। फिर आता है त थ द ध न। तो जो त है, थ है, द है, ध और न है, त थ द ध न। सब लोग सोचिए क्या हो रहा है। दंत बच्चा, दंत, दंतय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, दंत्य, दंत्य बोलते हैं। अब आप कहोगे दंत्य मतलब दांत का प्रयोग।
आप बोलो त, जीभ जाकर दांत पे लग रहा है, थ, द, ध, न, बस न में हल्का सा नहीं लग रहा है ना, लेकिन बाकी सब में लग रहा है, इसलिए इसका नाम है दंतय। और लास्ट है ओष्ठम। इसको जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे होठ का प्रयोग होगा। ओष्ठम का मतलब होता है होठ। तो सब लोग इसको बोलो प, बोलो प, प, ब, भ, म। तो आप प फ ब भ म बोल रहे हो तो आपके होठ का प्रयोग, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया ओष्ठम। तो मेरे बच्चा क से लेकर प वर्ग आप लोग को क्या समझ में आया? क्या आप लोगों को क से लेकर प वर्ग समझ में आया? सब लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। क्या आप सभी लोगों को क से लेकर पूरा प तक पूरा समझ में आया? तो पहला वाला कहलाता है कंठ। कंठ का मतलब क्या होता है? कंठ का मतलब क्या होता है? कंठ से जो निकल रहा है। फिर तालव्य, तालव्य मतलब जहां पर हमारा ये जीभ जाकर तालू पर लग रहा है, च छ ज झ। फिर ट ट ड ड, फिर त त द न, प फ ब भ म। बात को मेरे समझिएगा, ये सब सबको समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको ये सब न याद हो तो अपने घर वालों से केटीएम नाम का गाड़ी मांग लीजिएगा। क्या लिखा है? KTMDO मतलब दो। घर वालों से बोलो KTM दो, मुझे KTM गाड़ी चाहिए, KTM दो। तो के से कंठ है, टी जो है टी तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठम, बन गया KTM दो। KTM दो, दो नहीं दो, KTM दो। क्या ये सबको समझ में आया? अभी खत्म नहीं हुआ मेरे बच्चा। आपको पता है उच्चारण के आधार पर जब आप व्यंजन पढ़ोगे तो इसी व्यंजन में कुछ स्वर भी आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम उच्चारण के आधार पर पूरा व्यंजन नहीं पूरा वर्ण पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा सब लोग। KTM दो, घर वालों से KTM मांगो। चलो हो गया, KTM मांगो। अब पेपर में तुम्हारे प्रश्न क्या पूछेगा? पेपर में इतना सिंपल प्रश्न तो पूछेगा नहीं। सबको पता है कि सर जी ट्रिक बता दिए हैं, है ना? जो चैनल वाले सर जी हैं वो ट्रिक तो बता दिए, और ट्रिक बता दिए तो पेपर में नहीं पूछेगा, पेपर में पूछ लेगा बताइए अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आज हम आपको सब बताने वाले हैं। अब हम स्वर में जाकर नहीं बताएंगे, यहीं पर पूरा लिखवा देंगे सबका उच्चारण स्थान, ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको याद हो जाए। फिर से आइए देखिए, आपको स्वर का और व्यंजन का एक साथ उच्चारण यहीं पर लिखवा देंगे, उच्चारण स्थान। पेपर में जहां से क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े पेपर में। आप ये क्लास अगर आज पढ़ रहे हो ना वर्णमाला का, तो ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। सब से क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, क्योंकि वो पूरा डीप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा सब लोग। अब आपसे कभी अगर पूछे कि बाबू कंठ जो है, कंठ जो तुम अभी यहां लिखे कंठ है, इसमें खाली क वर्ग आता है, लेकिन स्वर का जो स्वर का आ होता है ये सब किस में आता है? तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे कि सर अ, आ, ह और सभी विसर्ग, ये सब का जो ध्वनि होता है वह क्या होता है? अरे वो क्या होता है? कंठ होता है। वो किसके द्वारा होता है? कंठ के द्वारा। क्या क्या? फिर से मैंने ध्यान से सुनिएगा मेरा। आ ढंग से लिखा है, नहीं फिर मुड़ गया। आ और ह, उसके साथ साथ जितने विसर्ग होते हैं, विसर्ग पता है आप लोगों को? बिंदु लगता है जो, वो सब का जो स्वर होता है वो कहां से निकलता है? वो कंठ से निकल, वो सब कंठ ध्वनि है। सब लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? वो सब क्या है? कंठ ध्वनि है। आप कहोगे सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? बेटा एकदम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा आपको? पहले उच्चारण स्थान पूरा व्यंजन का बता दिया ना, पूरा म तक बता दिया। अब आपको जितना व्यंजन है, जितना स्वर है, वो इन पांचों ही के अंतर्गत आता है। तो यहीं पर सब एकदम एकदम 24 खाने चित्त कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और इसका एक छोटा सा आपको वो बता देंगे, क्या बोलते हैं, एक छोटा सा ट्रिक बता देंगे, आप याद कर लीजिएगा। जैसे अभी बता ना KTM दो, एक और बता देंगे, चलो याद कर लेना, क्या दिक्कत है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कंठ का जो स्वर है, उच्चारण स्थान है, कंठ में क्या क्या आता है? तो आप कहोगे देखो पूरा क वाला आता है, क ख ग घ अंग, उसके साथ साथ स्वर में से अ और आ, और व्यंजन में से ह, और स्वर के अंदर जो विसर्ग रहता है वो भी आता है इसके अंतर्गत। तो कंठ के अंतर्गत अ आ ह विसर्ग और क से लेकर अंग तक आता है। कहोगे सर ज्यादा हो गया, याद नहीं हो पाएगा। अरे ट्रिक हम अभी बताएंगे, तुम नोट करने का काम करो यार। ट्रिक मैं बताऊंगा, ट्रिक मैं बताऊंगा, आप लोग नोट करने का काम करो। नहीं आएगा तो आप लोग कहना, नहीं आएगा तो कह देना कि सर जी इरेज कर दीजिए अपना पूरा। तालव्य में क्या क्या स्वर आ जाता है?
तो आ जाता है छोटाई, बड़ाई, य और शलजम वाला श। ये चारों जो होता है, भाई तुम बताओ क्या म के बाद व्यंजन नहीं होते हैं? होते हैं, तो उसका उच्चारण स्थान नहीं लिखवाएंगे? जैसे म के बाद क्या होता है? प प प प म, य र ल व, तो देखो य आया ना यहां पर। तो आपसे अगर पूछ लिया कि य का उच्चारण स्थान बताइए, तो तुम कहोगे अल्लाह सर जी तो खाली केटीएम तक बताए थे, केटीएम 2 तक, यह कहां गया? तो इसीलिए सब यहीं लिखवा रहे मेरे बच्चा। ये एक पेज आपका पूरा व्याकरण खत्म कर देगा उच्चारण के स्थान पर। ध्यान रखिएगा, उच्चारण वाला जो जितना व्यंजन स्वर है सब यहीं लिखवा देंगे, और ट्रिक भी बताएंगे कि याद कैसे करना है। चलिए, तो आपसे अगर कोई पूछे तालव्य में क्या क्या आएगा, तो आप कहोगे सर तालव्य में च छ ज झ इय और उसके साथ साथ छोटाई बड़ाई य और श, ये पूरा तालव्य में आएगा। कोई दिक्कत इतना है तो बताइएगा, नहीं तो मूर्धन्य की तरफ बढ़े। मूर्धन्य में क्या क्या आएगा सर मेरे बच्चा? मूर्धन्य में ऋषि आएगा, ऋषि, री र और षटकोण वाला श। ऋषि तो ऐसे ही लिखते हैं, री से ऋषि, और ऋषि में र भी आता है और श से षटकोण आता ही है। बस सिंपल हो गया। री र श किसके अंतर्गत? आप कहोगे मूर्धन्य के अंतर्गत। तो आप सब प्रिपेयर में प्रश्न पूछा मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य उच्चारण के स्थान वाले स्वर व्यंजन बताइए। आप कह दोगे कि देखिए स्वर में तो ट ठ ड ढ अड़, अरे ट ठ ड ढ, हाँ अड़, और उसके बाद त्र, त्र में ही री आ गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरे यार हम त्र यहाँ पे क्यों लिखे हैं? तो री बोल के त्र लिख रहे हैं, माफ कीजिएगा सब लोग, यहाँ त्र लिख दिए हम, इसको री कर लीजिए। अच्छा इतने पे रोक दिए, तो वही हम करें री र श, यानी ऋषि, री र श, सब लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब आता है दंतय, यानी कि त थ द ध न। तो दंतय में क्या क्या होता है आप लोग बताना। तो आप लोग बताना, दंतय में होता है ल, स, और एक बाहर की ध्वनि है, विकसित ध्वनिया इसको कहा जाता है। ज मत कहना, ज नहीं, क्योंकि देखो च छ ज झ में तो ये है ज, यह है ना। एक ज और आता है जिसको हम लोग नुक्ता वाला ज कहते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। सर ये नुक्ता वाला ज क्या होता है? जैसे ज के नीचे नुक्ता लगा दिए बिंदु, तो उसको हम लोग ज नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ज। क्या पढ़ेंगे? ज। कोई कह देगा ज नहीं, ज मतलब नजाकत। लोग बोलते हैं ना, अरे जनाब जनाब जरा नजाकत से चलिए, तो जनाब में ज और नजाकत में ज। तो ये जो ज है जो कि विकसित ध्वनि, इसको क्या कहा जाता है ये भी बताएंगे। अभी कैट होता है, पांच होता है, ठीक है, ये भी अभी लिखवा देंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि बच्चा दंतय में क्या क्या आता है? ल, स और ज। लेकिन ये ज नहीं है, ये ज है। ये क्या है? ज, क्योंकि ज तो ऊपर आ ही गया तालव्य में, आया नहीं आया? आखिरी बचा ओष्ठम। तो ओष्ठम में खाली अब दो ठो आपके स्वर बचे, उ और बड़ाऊ, उ और बड़ाऊ, उ और बड़ाऊ, ठीक है, ये खत्म हो गया आपका, ये खत्म हो गया। कृपया पढ़ाई कर लें, सब लोग ध्यान दीजिए मेरे बच्चा। मैंने कहा सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा नोट से हम पढ़ लेंगे तो हमको याद हो जाएगा, बार बार भूल जाओगे आप लोग, नोट से भी बार बार भूल जाओगे, सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो सब लोग हम साइड हो जा रहे, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बताते। चलो हम भी पानी पी लें भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे बच्चा नजाकत क्या होता है? जैसे नजाकत का मतलब होता है तरीका, तरीका समझो आप लोग, तरीका समझते हो ना, उसी को नजाकत है। या लहजा, लहजा मतलब जैसे हम लोग वाक्य, देखो लहजा में भी ज आ रहा है, लहजा, लहजा नहीं लहजा, है ना। जो खानदानी रईस हैं, जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नर्म मिजाज अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है ना। अरे भाई कितना साइड में हो जाए, इतना देर से साइड में थे, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए? लो भैया स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए,
अब आपको आपसे अगर कोई पूछेगा मेरे दोस्तों, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग यहां ध्यान से देखिएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क च ट त प। उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, क वर्ग कहलाता है कंठय, तालव्य, मूर्धन, दंत और ओष्ठम। लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होता, क वर्ग में क ख ग घ अंग भी आता है, अ आ ह और वी भी आता है। वी मतलब विसर्ग, है ना, ध्यान रखिएगा। तो बच्चा इसको याद कैसे करना है? सबसे पहले वाला, पहले तो आपको केटीएम 2 याद होना चाहिए कि कंठय पहला, तालव्य, फिर उसके बाद मूर्धन्य, फिर दंत और फिर ओष्ठम। ठीक है, यही ना होगा? सब लोग ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात और क्या ध्यान रखने वाली बात है? ध्यान रखने वाली बात यह है, एक आपको ट्रिक बताते हैं, सब लोग लिख लीजिए। एक ट्रिक आपको बताते हैं, सब लोग लिख लीजिए। कैसे ट्रिक क्या है याद रखने का? पूरा विवाह है, विसर्ग मतलब वी से विसर्ग आप लोग याद रखिएगा, विवाह, विवाह, वा में आ की मात्रा और अ ये सब आता है ना, ह में, तो ह ऊपर है, ये विवाह है। पहला वाला तो याद कर लेना, 4 इसमें रहेगा भैया, विवाह है। क्या है? विवाह है। वी से विसर्ग, वा में आ की मात्रा, तो आ और अ दोनों रहेंगे और लास्ट में ह रहेगा। तो भैया विवाह है, किसका है? ई यश का, यश नाम का एक लड़का है, या यश नाम का एक लड़का है। क्या नाम का? यश नाम का एक लड़का है। और हम लोग कह रहे हैं अरे ई जो है ना यश, उसका विवाह है। तो 2 लाइन बन गया। विवाह है, किसका विवाह? ई यश का। तो ई यश का मतलब यश एक खो नाम हो गया, ई मतलब छोटका ई, तो छोटका ई, बड़ा ई और य और श ये सब किसके अंतर्गत हो गए? तालव्य के अंतर्गत। आप लोगों को केटीएम 2 से तो तालव्य दूसरे नंबर पे, ये तो याद ही होगा। और तीसरे नंबर पे म मूर्धन्य होगा। मूर्धन्य को याद रखना है कि उसको विवाह नहीं करना था। मूर्धन्य में कौन सा रहेगा आगे का? उसको विवाह नहीं करना था, इसलिए वो ऋषि बन गया। यश को या यश को विवाह नहीं करना था, इसलिए वो ऋषि बन गया। और ऋषि बन के जंगल में खूर मार, घोर तप, तपस्या इत्यादि करने लगा। और जब घोर तपस्या तप इत्यादि करने लगा, खाना पीना छोड़ दिया, तो लाश जैसा हो गया। लाश जैसा हो गया, लाश जैसा हो गया। और जब लाश जैसा हो गया, उसके घर वाले बहुत दिनों बाद उसको जब देखे, तो आग फटी की फटी रह गई। और वो लोग बोले ओ ये क्या हो गया? ओ मत बोल देना, ये क्या हो गया, मेरा बेटा ऐसे कैसे हो गया। याद रखने की निंजा टेक्निक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से देख लीजिए आगे का जितना है, ये सब कैसे याद करें सर? तो आपको केटीएम 2 तो याद है, क से कंठ है, टी से तालव्य है ना, मूर्धन्य, दंतय, ओष्ठम। आप कहोगे कख ग अंग, कंठ हो गया, चछ जजाइया, ये सब आप लोग याद कर लोगे। लेकिन ये इधर वाला कैसे याद हो? तो ट्रिक मेरा लिख लीजिए आप लोग। विवाह है, विवाह है किसका है? तो विवाह में पहले आ जाएगा विसर्ग, वी से विसर्ग, वाह में अ आ रहा है, आ रहा है, दोनों को जोड़ लो, अ और आ, और ह तो आ ही रहा है। तो विवाह है किसका है? यश नाम के एक लड़के का, जिसमें ई आगे जोड़ना है। ई जो यश है ना, इसका विवाह है। अब जब इसका विवाह है, तो भैया वो विवाह नहीं करना चाहता है, क्या बन गया? ऋषि बन गया। तो री, र और श ये किसके अंतर्गत आएगा? मूर्धन्य में। री, र और श। और जब ऋषि बन गया, तो खाना पीना छोड़ दिया, मार तपस्या तप करने लगा, खाने पीने नहीं गया, तो वो लाश जैसा हो गया। दंत में कौन कौन आ जाएगा? ल, स और ज। ल, स और ज। और जब लाश जैसा हो गया, तो घर वाले आके ओष्ठम, ये क्या हो गया? ध्यान रखिएगा, क्या? सब लोग ये बात याद रखिएगा। इतना सबको क्लियर? इतना सबको क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं आगे। अब आप कहोगे कि सर स्वर का 2-4 तो आप बता दिए, उ और ऊ भी बता दिए, री से ऋषि वाला भी बता दिए, ई और ई भी बता दिए, अ और आ भी बता दिए। लेकिन क्या स्वर इतने में खत्म हो जाता है? स्वर में तो ए और ए, ओ और औ भी तो आता है। ये चारों कहां गया? बिल्कुल सही प्रश्न आप लोगों का रहेगा अगर आपके दिमाग में आएगा तो। चलिए आइए उन चारों को भी देख लेते हैं कि उनको क्या कहा जाता है। आइए, क्या क्या बचा? ए और ए, ए और
अय, और क्या क्या बचा, ओ और औ, ओ और औ। आप सबको पता होगा कि इसको हम लोग क्या कैसा स्वर बोलते हैं, बताइए सब लोग। जैसे ए और ए का निर्माण कैसे होता है, आप कहोगे कंठ वाला अ और आ रहता है, और तालव्य वाला ई और बड़ी। देखो तुम लोग पीछे तालव्य में है कि नहीं ई और बड़ी, सब लोग देखो तालव्य में ई और बड़ी है कि नहीं है ना। और तुम लोग ये भी जानते हो बच्चा कि जो ए और ए है इन दोनों का निर्माण इन्हीं दोनों के यूज से होता है। तो देखो जहां कंठ मिला प्लस तालव्य मिला तो इसको हम लोग बोलते हैं, ए और ए को क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य एक साथ इनको यही बोला जाता है। सब लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई ए और ए का उच्चारण स्थान पूछे आप कहोगे कंठ तालव्य होगा। और अगर ओ और ओ का पूछे तो देखो ओ और ओ कैसे बनता है, अ प्लस आ प्लस उ प्लस बड़ा उ, ऐसे ही ना बनता है। तो अ और आ क्या है, कंठ है, प्लस ये क्या उ और उ क्या है, ओष्ठ है। तो इन दोनों को जब तुम मिलाओगे तो ये कंठोष्ठय बन जाएगा। अगर ओष्ठय लिख दिए तो ये क्या बन जाएगा, एक साथ मिलकर कंठोष्ठय एक साथ मिल जाएगा। पेपर में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कंठोष्ठय, कंठ और ओष्ठ दोनों मिला दिए तो क्या बन गया, कंठोष्ठय बन गया। तो जितना स्वर था, जितना व्यंजन था, उन सब का जो मात्रा के आधार पर उच्चारण स्थान है, मात्रा नहीं बोल सकते, माफ कीजिएगा, स्वरों के आधार पर या व्यंजन के आधार पर जितना भी उच्चारण का स्थान से संबंधित है वो सब आपको हम बता दिए, पीछे बता दिए। बाकी सब ये पूरा क ख ग घ छ छ, यहां पर देखो सब चीज लिखा हुआ, चाहे य र ल व हो, यह है ना, यह है, र है, ल है, और ऊपर वह है, सबको पता होगा। श श स ह हो, श श स ह, श श स और ह हो, है ना, ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सर इसमें क्ष त्र ज्ञ, जिसको आप ज्ञ बोल रहे वो सब नहीं है बच्चा, उसको हम लोग स्वर, अब उसको हम लोग व्यंजन कहाँ मानते हैं, वो तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है ना, दो व्यंजन मिलकर बनता है ना। चाहे अड़ और अढ़ भी इसमें नहीं दिख रहा है सर, तो बच्चा वो सब क्या है, अभी बताया ना वो सब कैसा व्यंजन है। व्यंजनों की संख्या केवल 33 है, कहाँ तक, श श स ह तक, बस ह तक व्यंजन माना जाता है। मेन व्यंजन क से लेकर ह तक माना जाता है 33 ठो। उसके बाद संयुक्त आते हैं, द्विगुण आते हैं, उत्क्षिप्त आते हैं, और अभी नया नया आया है विशिष्ट आते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान रखिएगा। इतना क्लियर है सबको, क्या ये दो चार बातें क्लियर हैं सबको, मेरे बच्चों को क्लियर हो गया, सभी दोस्तों को क्लियर हो गया, जल्दी बताइए। अगर आपसे कोई पूछे विकसित ध्वनियां क्या हैं, जैसे अभी हम लोग बताए थे ना, तो सब लोग हेडिंग डालेंगे अगला विकसित ध्वनि, ठीक है, या विकसित व्यंजन, जो भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये 5 ठो विकसित ध्वनि है, सब लोग ध्यान रखिएगा। इसका पहली बार प्रयोग किया था शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये 5 ठो कौन कौन से, क ख ग ज और फ, यही 5 हैं। लेकिन हाँ इसके नीचे नुक्ता जरूर लगा दीजिएगा, क ख, अब देखो इसको क नहीं बोलना, अब इसको ख ख ग ग ज ज फ फ, वो वाला फ से फल नहीं, ये फ से फन। फन का मतलब उर्दू में होता है हुनर। ये जो फन लिखा है, ये वाला नुक्ता वाला फन, विकसित ध्वनि वाला, इसका अर्थ होता है हुनर, इसका अर्थ होता है टैलेंट, है ना। तो टैलेंट ऐसे नहीं आता है। एक कवि की लाइन है कि खुद से नहीं चलकर ये तर्जे सुखन आया है। तर्जे सुखन का अर्थ क्या होता है, इतना जो प्रसिद्धि, इतना जो नाम हो रहा है, वही लोग कहते हैं कि खुद से नहीं चलकर ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब ये फन आया है। फन का अर्थ क्या होता है, फन का अर्थ होता है टैलेंट। और यहाँ पांव दाबने से अर्थ है कि बुजुर्गों का या बड़े लोगों का, अपने सीनियर्स का इज्जत किया, उनसे सीखा है, तब आज ये टैलेंट विकसित हुआ है। तो बस यही लाइन बनती है कि खुद से नहीं, स्वयं से नहीं आ गया, खुद से नहीं चलकर ये तर्जे सुखन आया, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब ये फन आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कोई विकसित ध्वनि पूछे तो आप कहोगे 5 ठो है शुरुआत में, तो क ख ग सबको याद रहेगा, ज और फ, ज और फ, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा, ज और फ, ज और फ। तो नई विकसित ध्वनियां 5 हो गई। आपसे पेपर में पूछेगा विकसित ध्वनियों का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप कहोगे प्रथम प्रयोग इसका किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। किसने किया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने।
अपने कविताओं में पहली बार इन सबका प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने किया था। ठीक है मेरे दोस्तों, सब लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप लोग, सब लोग जल्दी जल्दी। नाचत गावत केले दिगंबर। अब हम लोग ना प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आप लोगों के पेपर में आता है कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, ये सब होता है ना, ये पढ़ेंगे हम लोग। चलिए मेरे बच्चा सब लोग जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर हुआ सबका? सबका क्लियर हुआ? सब लोग हेडिंग डालिए, चलिए हेडिंग डालिए फटाफट। सब लोग हेडिंग डालिए फटाफट, चलिए सब लोग हेडिंग डालिए। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, सब लोग हेडिंग डालिए। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। अब देखो प्राणत्व के आधार पर एक कहलाता है अल्प प्राण, जिसको बोलने में हमारे शरीर से कम ऊर्जा निकलती, कम वायु निकलती है, और एक कहलाता है महाप्राण, जिसको बोलने में ज्यादा निकलता है। तो हर वर्ग का, हर वर्ग समझते हो तुम लोग, क ख ग घ अंग च छ ज झ, ये वर्ग है ना, तो हर वर्ग का अगर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर समझते हो, ऑड नंबर मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या कहलाता है? अल्प प्राण। हर वर्ग का, वर्ग समझते हो ना, क ख ग घ अंग, तो ये पांचों में से पहला क, फिर तीसरा ग और अंग, ये क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। और हर दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? महाप्राण। लेकिन इतना ही नहीं है, केवल इतना ही नहीं है, प्लस पहले अल्प प्राण पूरा सीख लेते हैं, किसको इसको अल्प प्राण कहते हैं। तो बच्चा अल्प प्राण का अर्थ हुआ हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। उसके साथ साथ आप लोगों ने अंतःस्थ व्यंजन सुना होगा, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन भी होता है, यानी जल्दी निकल जाता है ना। अभी बताया था आप लोग को, अंतःस्थ व्यंजन जल्दी जल्दी मुंह से निकल जाता है। तो कौन है अंतःस्थ व्यंजन? है य, र, ल और व। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ, य, र, ल और व। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल और व। उसके साथ साथ सभी स्वर जो होते हैं वो भी अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। उसके साथ साथ सभी स्वर अल्प प्राण, और उसके साथ साथ लास्ट में एक को बचा अड़, अड़, आप लोगों ने सुना होगा, ये भी क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। सबको समझ में आया? अल्प प्राण सब बच्चों को समझ में आ गया? जिसको बोलने से मुख से कम प्राण की जरूरत हो, कम वायु की जरूरत, प्राण मतलब वायु समझिएगा, कम प्राण की जरूरत हो, तो वो क्या हो गया? हर वर्ग का पहला, तीसरा। अगर आपको ऐसे न याद हो सर जी दिक्कत हो रहा है, तो बच्चा देखो, अल्प का मतलब छोटा और महा का मतलब बड़ा। तो देखो महा में कौन है? पहले दो है और दो एक से बड़ा होता है, तो जो एक है सबसे पहले वो छोटा है, तो छोटा है मतलब अल्प है, अल्प मतलब छोटा। या फिर इवन नंबर्स को महाप्राण बोल दो, ऑड नंबर्स को अल्प प्राण बोल दो। तो क्या क्या अल्प प्राण में आया, मैं फिर से बता देता हूं। अल्प प्राण में क्या क्या आया, सब लोग बताइएगा। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, क से लेकर म तक में। फिर अंतःस्थ व्यंजन क्या क्या होते हैं? य, र, ल, व। फिर उसके बाद सभी स्वर 11 हो, और उसके बाद अड़, अड़। उत्क्षिप्त व्यंजन याद है सबको, ये और ये। तो देखो ये वाला कहलाता अल्प प्राण, ये वाला कहलाता महाप्राण। ठीक है, सब लोग ध्यान रख। अल्प प्राण क्या सबको क्लियर हुआ? तो बताइए जल्दी से, तो आगे बढ़ा जाए। आप लोगों ने उष्मीय व्यंजन सुना होगा, तो महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस उष्मीय व्यंजन, प्लस उष्मीय व्यंजन। सर जिसको मुंह से बोलने पर क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। उष्मीय व्यंजन कौन है? उष्मीय व्यंजन तो आप कहोगे श, श, स और ह। शश सह क्या है? उष्मीय व्यंजन। शश सह क्या है? उष्मीय व्यंजन। प्लस प्लस उसके साथ आपको बताया था ना अड़, अढ़। ये सब क्या है मेरा बच्चा? ये महाप्राण है। ये सब क्या है? महाप्राण। सबका हो गया? सबका हो गया? जल्दी बताइए।
तब कहोगे सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़े हम। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन कर दें। ये तो प्राणत्व के आधार पर था। अब स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्र के आधार पर अब होगा वर्गीकरण। अच्छा मेरे बच्चा फिर से सब लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको बताए थे कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ये बताए थे ना आपको। ऐसा ऐसा करके कहां तक होता, म तक होता है पूरा। क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ळ त होता है। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या कहलाता है आपस में? इन तीनों को कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है ये कहलाता है महाप्राण। ये क्या कहलाता है? महाप्राण। यही तो बता रहे हैं, सिंपल है। अब अल्प प्राण में क्या क्या? तो स्वर को बोलने में भी कम वायु निकलती है। अस, अ, आ, ई, उ निकलता है ना कम, तो ये भी हो गया। उसके साथ साथ मेरा बच्चा अंतःस्थ व्यंजन, ये भी तो जल्दी निकल जाता है, यर लव, और उसके साथ राष्ट्र वाला ड़, बस ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। फिर इधर आना है और इधर आकर बताना है हर वर्ग का दूसरा और चौथा वाला। हर वर्ग जैसे क ख ग घ अंग लिखा है तो ख और घ दूसरा और चौथा महाप्राण, जिसको बोलने में ज्यादा प्राण का वायु की जरूरत हो। उसके साथ साथ जितना उष्मी, अब देखो उष्मा वाले व्यंजन है तो प्राण का ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा वायु निकल रहा है मुंह से, श श स ह ज्यादा वायु निकल रहा है तो ये भी महाप्राण। उसके साथ साथ ढ़ ढ़ ढ़। ठीक है, सिंपल है ना? सब लोग बताइए सिंपल है? आगे बढ़ा जाए। सब लोग हैंड डालिए। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हैंड डालिए। स्वर तंत्री के आधार पर, यह आखिरी है, खत्म। अब ये आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मन से पढ़िएगा सब लोग। हैंड डालिए। स्वर तंत्रियों के आधार पर देखो मेरा बच्चा, स्वर तंत्रियों में एक कहलाता है घोष। एक का नाम है घोष। घोष का मतलब जिसमें कंपन हो, जिसको बोलने में मुंह से कंपन निकले। और दूसरा कहलाता है अघोष। अघोष का अर्थ होता है जिसके बोलने में ज्यादा कंपन ना हो मुंह से। अच्छा, घोष का ही नाम सघोष भी है। स का मतलब होता है ना साथ में, और अ का मतलब होता है किसी के बिना। तो अघोष का मतलब क्या हुआ? जिसमें ध्वनि कम निकले, कंपन कम निकले, यह है अघोष। और सघोष का मतलब जिसमें कंपन ज्यादा हो शब्दों में। ठीक है, हाँ वही बताने जा रहे हैं बच्चा, वही अघोष सघोष ही बताने जा रहे हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। हर वर्ग का पहला और दूसरा होता है अघोष। अघोष का मतलब, अच्छा उल्टा लिख दें, इधर इधर कर दें क्या, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलो इधर अघोष लिख देते हैं जिसमें कम निकलता है, और इधर लिख देते हैं सघोष। और सघोष का ही एक नाम क्या है? घोष भी है। स आगे से हट जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। अब आप कहोगे कैसा पहला दूसरा? कंफ्यूज मत होना, यही वाला क ख ग घ अंग ऐसे लिख दिया मैंने। तो अगर पहला और दूसरा तुमसे कोई पूछे तो कहोगे ये अघोष है, इसको बोलने में ज्यादा कंपन नहीं होता है ना? पहला दूसरा प्लस श श स, ये तीनों पहला दूसरा, ये सब अघोष कहलाता है। बहुत सिंपल। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, उसके साथ साथ श श स, बस तीन ठो, ह भी नहीं, ह भी नहीं। ठीक है, चलो सभी बच्चों को राधे राधे, ध्यान दीजिएगा। ह भी नहीं, बस तीन ठो। कितना सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल है। क्या बचा अब? तो हम कहेंगे हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस सभी स्वर प्लस य र ल व, य र ल व, और इधर वाले का एक आखिरी व्यंजन ह। ये सब क्या कहलाते हैं? सघोष। यानी सघोष की संख्या ज्यादा है
अब पेपर में पूछने की संभावना सघोष का ज्यादा है। बहुत सिंपल है यार, ये भी देखो, पहला दूसरा अघोष और उसके साथ 3 तो फ्री, लक्स की डिब्बी के साथ निरमा की बट्टी फ्री। तो भैया पहला और दूसरा क्या हो गया, अघोष प्लस तीसरा प्लस श ये 3 तो क्या हो गया, अघोष। अघोष में बस 2 चीज, हर वर्ग का पहला दूसरा, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प और फ, आगे का 2 अघोष है। उसके साथ साथ श इधर हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा प्लस पूरा स्वर प्लस उसके साथ यर लवह, ये सब सघोष है। क्या सबको इतना समझ में आया? क्या सबको इतना समझ में आया? क्या सबको इतना समझ में आया? जल्दी बताइए भाई, क्या सबको इतना समझ में आया? चलिए, तो यही था आज का क्लास और यही था आप सभी लोगों का वर्णमाला का क्लास। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए, अगर आप सभी लोग को समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए सभी बच्चा लोग। अगर आप सभी लोग को ये पूरा नोट्स आपको हमारे चैनल के कहां पर मिल जाएगा, तो आप लोग कहोगे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पूरा नोट्स, पूरा वर्णमाला यहाँ पे खत्म हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसी नोट्स में कुछ क्वेश्चंस भी लगे हैं जो आज तो नहीं हम करा पाएंगे, लेकिन लगे हुए हैं, आप लोग इसको कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सेशन अगला लेकर आएंगे तो ये जरूर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।